अध्ययन आईएएस के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023। हाल ही में IISF 2023 का उद्घाटन फरीदाबाद में हुआ। 4 दिवसीय इस उत्सव में विज्ञान के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। 2023 की 3 प्रमुख उपलब्धियों में चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान की सफल लैंडिंग, भारत द्वारा कोविड वैक्सीन विकास और अरोमा मिशन शामिल हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस मौके पर उपस्थित रहे। समारोह में प्रदेश के कैबिनेट उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। यह आयोजन IISF 2023 ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के क्षेत्रीय केंद्र में शुरू हुआ और यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक बन गया है। भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है क्योंकि यह कम समय में सफल DNA वैक्सीन बनाने वाला पहला देश है। वर्तमान सरकार द्वारा कुछ वर्षों के भीतर लिए गए क्रांतिकारी निर्णयों के कारण भारत ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की ताकत के साथ वैश्विक ख्याति प्राप्त की है। 4 दिवसीय इस उत्सव में 23 देशों ने हिस्सा लिया है। भारत, फ्रांस संयुक्त रूप से साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट्स को करेंगे वित्त पोषित। भारत और फ्रांस ने 18 जनवरी 2024 को विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं को संयुक्त रूप से वित्त पोषित करने के लिए हाथ मिलाया। इनमें स्वास्थ्य, डिकार्बोनाइज्ड हाइड्रोजन, समुद्री विज्ञान और अप्लाइड मैथमेटिक्स शामिल हैं। यह निर्णय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत फ्रांसीसी संयुक्त समिति JCST की एक बैठक के दौरान लिया गया। इस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता अभय करंदीकर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और क्लेयर गिरी, डायरेक्टर जनरल फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन एट द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा की गई। दोनों पक्षों ने भविष्य के अत्याधुनिक वैज्ञानिक सहयोग की तैयारी में गतिशीलता और नेटवर्किंग की महत्वपूर्ण भूमिका की ओर भी इशारा किया। इंडो फ्रेंच जॉइंट कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी JCST के सदस्यों दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में अंतर्निहित समग्र बेहतर समन्वय के लिए ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोण के महत्व पर भी जोर दिया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच आगामी बैठक के दौरान समिति के परिणामों का समर्थन किए जाने की उम्मीद है। क्या है जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून? अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की एक अभूतपूर्व उपलब्धि में जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम 19 जनवरी 2024 को चंद्रमा पर अत्यधिक सटीक लैंडिंग का प्रयास करने के लिए तैयार है। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर 100 मीटर चौड़े लक्ष्य पर उतरने का प्रयास करेगा। यदि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी इसे सफलतापूर्वक सतह पर उतारती है तो यह चंद्र अन्वेषण के मानकों को फिर से परिभाषित कर सकता है और जापान को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाले 5वें देश के रूप में चिन्हित कर सकता है। राम मंदिर निर्माण के पीछे का विज्ञान। 22 जनवरी को अभिषेक के लिए तैयार अयोध्या राम मंदिर प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण का प्रतीक है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के अंदर
लार्सन एंड टूब्रो द्वारा इंजीनियर किया गया यह मंदिर एक सहस्त्राब्दी अस्तित्व के लक्ष्य के साथ भूकंप और बाढ़ को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष कंक्रीट की 56 परतों से तैयार की गई नींव वैज्ञानिक इनोवेशन का उदाहरण है। यह मंदिर न केवल शक्तिशाली भूकंपों और भीषण बाढ़ का विरोध करने के लिए बल्कि 1000 वर्षों तक टिके रहने के लिए बनाया गया है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के इंजीनियरों ने भूकंप और समय के साथ इसकी सहनशीलता सुनिश्चित करने के लिए उन्नत वैज्ञानिक उपायों का इस्तेमाल किया। 6.5 तीव्रता के भूकंप को झेलने में सक्षम और एक सहस्राब्दी तक मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं होने के अनुमान के साथ इस मंदिर की नींव को ऐतिहासिक भूकंप की तीव्रता के आधार पर विशिष्ट रूप से तैयार किया गया था। चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मार्गदर्शन के बाद इंजीनियरों ने जमीन में 15 मीटर तक खुदाई की। मिट्टी की ऊपरी मिट्टी को फिर से इंजीनियर की गई मिट्टी से बदल दिया, जो 14 दिनों के भीतर पत्थर में बदल जाती है। एक सावधानी पूर्वक निर्माण प्रक्रिया में इस विशेष मिट्टी के 47 लेयर्स को बिछाना शामिल था। इस मंदिर में जिस पत्थर का उपयोग हुआ वह अपनी लंबी उम्र और जंग लगने के प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। रुड़की में CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक ने अन्य सामग्रियों की तुलना में इसे श्रेष्ठ बताया। इसके अलावा मंदिर में CBRI द्वारा तैयार एक विशिष्ट प्रतिबिंब तंत्र शामिल है, जो रामनवमी के दौरान मूर्तियों के माथे पर सूरज की रोशनी को निर्देशित करता है, जिससे भक्तों के लिए आध्यात्मिक अनुभव बढ़ जाता है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के प्रबंधन के तहत लार्सन एंड टूब्रो ने सावधानीपूर्वक इंजीनियरिंग और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन करते हुए राम मंदिर के निर्माण की योजना बनाई और क्रियान्वित किया। पारंपरिक नागर शैली से प्रेरित मंदिर में 360 पत्थर के खंभे हैं, जो लोहे या स्टील जैसी आधुनिक सामग्रियों से अलग हैं। बेहतर भूकंप प्रतिरोध और दीर्घायु के लिए पत्थर को प्राथमिकता देते हुए यह विकल्प स्थायित्व के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नासा ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए घूमने वाले डिटोनेशन रॉकेट इंजन का परीक्षण किया। नासा ने रोटेटिंग डिनोटेशन रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जो मंगल ग्रह की यात्रा के समय को संभावित रूप से आधा कर सकता है। इंजन अधिक शक्तिशाली और कुशल थ्रस्ट प्राप्त करने के लिए निरंतर कंबशन के बजाय एक्सप्लोसिव विस्फोटों में ईंधन को डिनोटेट करता है। इसकी खासियत है कि अधिकांश रॉकेट इंजन एक स्थिर धारा के रूप में ईंधन जलाते हैं, लेकिन RDRE टिपिकल दहन की सीमाओं को दरकिनार करते हुए रिपीटेटिव विस्फोटों का उपयोग करता है। विस्फोटक रूप से जलने वाला ईंधन इसे अधिक मात्रा में थ्रस्ट में परिवर्तित करता है, जिससे ओवरऑल दृष्टि से कम प्रणोदक की आवश्यकता होती है। थ्रस्ट एफिशिएंसी को अधिकतम करके RDRE संभावित रूप से मंगल ग्रह की यात्रा के समय को वर्तमान 6 महीने से घटाकर केवल 4 महीने कर सकता है। इसके अलावा कम ईंधन की आवश्यकता के कारण वजन की बचत होती है। अधिक मिशन पेलोड ले जाने की सुविधा भी रहती है। नवीनतम परीक्षण फायरिंग पर्ड्यू यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इन स्पेस LLC की साझेदारी में नासा के मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर में आयोजित की गई थी। RDRE के प्रमुख इंजीनियर थॉमस तीसले ने इसे लाइट वेट डीप स्पेस प्रोपल्शन की दिशा में एक बड़ी छलांग बताया। RDRE की क्षमताएं चंद्रमा और मंगल पर निरंतर मानव उपस्थिति स्थापित करने के नासा के लक्ष्य के अनुरूप हैं और उसे बढ़ावा देती हैं।
पेलोड और समय की बाधाओं को कम करके यह भविष्य में मंगल ग्रह पर रोबोटिक अन्वेषण और मानवयुक्त मिशनों के लिए संभावनाओं का विस्तार करता है। एक झलक मुख्य खबरों पर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू ने 17 जनवरी को फरीदाबाद में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में प्रतिष्ठित युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। 6 जनवरी को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में इंसर्ट हो गया। माना जा रहा कि अब आदित्य L1 सूर्य के ऐसे अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो दुनिया के लिए अभी भी अबूझ पहेली हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को इस सफलता के लिए बधाई दी। चिप दिग्गज इंटेल ने वैश्विक निवेश फर्म डिजिटल ब्रिज ग्रुप के साथ आर्टिकल 8 नामक एक नई जेनरेटिव AI सॉफ्टवेयर कंपनी की घोषणा की है। आर्टिकल 8 एक स्वतंत्र कंपनी है जो एंटरप्राइज कस्टमर्स को फुल स्टैक, वर्टिकली ऑप्टिमाइज और सिक्योर जेन AI सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इंटेल के डेटा सेंटर और AI ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट अरुण सुब्रमण्यन ने इसके CEO के रूप में आर्टिकल 8 का नेतृत्व संभाला है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 जनवरी 2024 को बेंगलुरु, कर्नाटक में नए अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य देश भर से अधिक लड़कियों को एविएशन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना है। अध्ययन आइए से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।